Hello everyone. So in this video we are discuss and our topic is आर्यंस एंड अर्ली ऋग्वेदिक। ठीक है, अर्ली ऋग्वेदिक फेज के बारे में जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे लेटर ऋग्वेदिक फेज। तो इससे पहले ऋग्वेदिक फेज स्टार्ट से हमें हमें जानना होगा आर्यंस कौन थे और आर्यंस कहाँ से आए थे इंडिया में। देखिए आर्यंस के बारे में जो वो कहाँ से इंडिया में आए थे इसके बारे में बहुत सारे डिबेट है, बहुत सारे हिस्टोरियंस के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, उन्हीं सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए सबका मानना ये है कि आर्यंस इंडिया के प्रॉपर नहीं थे, प्रॉपर इंडियंस नहीं थे, वो कहीं से माइग्रेट करके आए थे। ठीक है, तो जब हड़प्पन का टाइम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है 1500 BC। ठीक है, याद रखिएगा इस टाइम पे ये आर्यंस का जो आना है, क्योंकि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था उसका डिक्लाइन हुआ, उसके बाद फिर आर्यंस जो है इंडिया में आते हैं। तो देखिए क्या होता है कि आर्यंस कहाँ से आए इसके बारे में थ्योरीज जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं मैक्स मुलर की थ्योरी। ठीक है, मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आए थे माइग्रेट करते हुए, फिर उन्होंने युद्ध किया होगा और वार्स किए होंगे, अटैक्स किए होंगे, उसके बाद यहाँ के जो प्री आर्यंस थे उनको हराया होगा युद्ध में, फिर जो अपना रूल जो इंडिया को कैप्चर करके अपना रूल एस्टेब्लिश किए होंगे। तो जब हड़प्पन का डिक्लाइन होता है उसके बाद जो इंडिया के मतलब रहने वाले थे, जो प्री आर्यंस थे जो वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, उसको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था दास या दास्यूस। ठीक है, दास या दास्यूस कहा जाता था। तो इनके ऊपर सेंट्रल एशिया से या तो आर्यंस आए थे और इन्हीं को दास या दासी उसके ऊपर अटैक करके इनको हरा के फिर जो है अपना रूल्स इस्टेब्लिश किए होंगे और कैप्चर किए होंगे बहुत बहुत सारे जो डिफरेंट जगह इंडिया के। ठीक है, और एक थ्योरी है जिसके हिसाब से आर्यंस जो है वो आर्कटिक रीजन से आए होंगे। ये थ्योरी है बाल गंगाधर तिलक की एक बुक से ये थ्योरी मिलता है हमें। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मैक्स मुलर की इस थ्योरी। इसके भी कई सारे रीज़न हैं। बोघास खाई करके एक इंस्क्रिप्शन है जो कि टर्की में अवेलेबल है। ठीक है, जो कि टर्की में इंस्क्रिप्शन मिला था और ये इंस्क्रिप्शन में 4 देवताओं के नाम मेंशन किए गए हैं। तो फिर देखिए जो टर्की में जो ये इंस्क्रिप्शन मिला था इसमें 4 देवताओं के नाम मिले हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य। ठीक है, ये 4 देवताओं के नाम हमें मिले और यही 4 देवताओं के नाम आपको ऋग्वेदिक जो सबसे चारों ऋग्वेद में जो सबसे पुराना ऋग्वेद है उसमें इन 4 देवताओं के आपको नाम मिलेंगे। और इंद्र, वरुण ये सब जो है हिंदू रिलीजन में भी हमारे ये सब गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए इस थ्योरी को माना जाता है क्योंकि टर्की जो है वो सेंट्रल एशिया का ही पार्ट है। ठीक है, नीचे तरफ आता है टर्की, तो इसीलिए इसको इस थ्योरी पर ज़्यादा बिलीव किया जाता है। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या होता है कि आर्यंस आ तो गए, इसके बाद वो लोग कहाँ रह रहे थे, तो वो लोग जहाँ रह रहे थे उसको कहा जाता है द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जिसको हम लोग सप्त सिंधु भी कहते हैं, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से लैंड थे, कौन कौन से रिवर्स थे जिसके लैंड में आर्यंस आके सबसे पहले रहना स्टार्ट किए। तो जो आर्यंस है वो सबसे पहले आके जहाँ रहना स्टार्ट किए उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जिसको हम लोग कहते हैं सप्त सिंधु। तो सप्त सिंधु में क्या क्या आता है, इंडस, रावी, बीस, झीलम, सतलेज, चेनाब और सरस्वती। तो ये जो सारे रिवर्स थे इसी के लैंड में जब आर्यंस आए तो इन्हीं के इस लैंड के आसपास अपना पॉपुलेशन बढ़ाना स्टार्ट किए। और ये जो सातों नदियाँ हैं, सातों रिवर्स है, इनके अलग अलग नाम आपको ऋग्वेदिक में मिलेंगे। इंडस हो गया सिंधु, रावी हो गया पारुस्नी और बीस हो गया विपास, झीलम हो गया वितस्ता। ठीक है, सतलेज को क्या कहा जाता है, शत्रुपा, और जो सरस्वती है वो एज इट इज सरस्वती ही है, और चेनाब को कहा जाता है असिकानी। ठीक है, तो ये सब नाम रखना याद रखना इम्पॉर्टेंट है। सरस्वती को सरस्वती ही कहा जाता है। सरस्वती उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था, प्रेजेंट में सरस्वती एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये लोग पहले आके कहाँ रहे, ये लोग पहले आके इसी सातों रिवर के लैंड में रहने लगे। फिर धीरे धीरे ये लोग यमुना और गंगा की तरफ ही मूव करने लगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये लोग कहाँ, गंगा की तरफ, यमुना की तरफ ही मूव करने लगे। इनका जो लाइफ था
जो लाइफ ये लोग जीते थे वो कैसा था, वो पेस्टरल लाइफ था। ठीक है, कैसा लाइफ था? पेस्टरल लाइफ मतलब चढ़ाई करना, गाय भैंस को लेके चढ़ना, मतलब होता है ना चढ़ने जाना, चढ़ाना, बेसिकली उसको कहते हैं पेस्टरल लाइफ। ठीक है, तो इनके पास तब गाय हुआ करती थी, ये जो जानवर होते थे इनको ये घास फूस खिलाते थे, चढ़ाने ले जाते थे। और इनका जो सेकेंड ऑक्यूपेशन था, वो था एग्रीकल्चर। इनको एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, और ये जो आर्यंस के टाइम हमें अब देखने को मिलेगा घोड़ा जो है, घोड़ा का बहुत ज़्यादा, तो इनका जो लाइफ था वो कैसा था? पेस्टरल लाइफ, चढ़ाना, गाय भैंस बकरी इन सबको चढ़ाना। ठीक है, इनके बाद इनका ये मेन था। इसके बाद इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था, सेकेंड ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी ये लोग बहुत एक्सपर्ट थे। और घोड़ा जो है, घोड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व, मेजर रोल प्ले करता है घोड़ा आर्यंस के टाइम। 6000 से भी ज़्यादा जो है हॉर्स के बोन्स, घोड़ा का जो हड्डी है वो, उसका जो एविडेंस है वो हमें जो नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो चैरियट था, रथ जिस पे वो लोग युद्ध करने जाते थे, वो जो रथ पे वो लोग, घोड़ा का जो रथ यूज़ किया जाता था, वो चैरियट का भी सबसे पहले इंट्रोड्यूस आर्यंस ने ही किया था, आर्यंस ने ही लेके आए थे। और इनके बारे में, इनका जो सोसाइटी था वो सोसाइटी कैसा था? इनका मेल डोमिनेट सोसाइटी था। ऐसा नहीं कि औरतों के पास कुछ अधिकार नहीं था या फिर उनका जो बहुत ख़राब अवस्था था, ऐसा नहीं था। उनको भी कुछ राइट्स थे, सभा में जाने के राइट्स थे और छोटा थोड़ा बहुत कुछ राइट्स थे उनके पास। लेकिन जो सब कुछ करता धरता था वो पुरुष के पास वो अधिकार हुआ करता था। इसलिए इस सोसाइटी को, अर्ली ऋग्वेदिक फेज को, मतलब मेल डोमिनेट सोसाइटी भी कहा जा सकता है। देखिए, इसके बाद इतना दूर तक हो गया आर्यंस के बारे में, आर्यंस आए ऐसे रहे। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है अर्ली ऋग्वेदिक फेज। ठीक है, तो अर्ली ऋग्वेदिक फेज का जो टाइमिंग पीरियड है वो टाइमिंग पीरियड है आपका 1500 से 11 मतलब 1500 to 1100 BC। ठीक है, अब 1500 to 1100 में कहीं कहीं 1000 भी है, कहीं कहीं 1100 भी है, लेकिन मान के चलिए 1100 BC। ठीक है, अब ये जो टाइमिंग पीरियड है इसमें अर्ली ऋग्वेदिक फेज स्टार्ट होता है, इसमें भी आर्यंस रहते हैं। ठीक है, तो आर्यंस तब जो आर्यंस के पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उस टाइम के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा आर्मी हुआ करती थी। ठीक है, उनको युद्ध के बारे में प्रॉपर नॉलेज तो नहीं था, उनको प्रॉपर युद्ध करना नहीं आता था, बट वो जिस टाइम उनको जितना भी युद्ध आता था उस टाइम के अकॉर्डिंग उनको बेस्ट आता था, क्योंकि उनके पास हथियार थे थोड़े बहुत, लाइक जैसे तलवार वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों से वो लोग युद्ध करते थे। बाकायदा उनके पास युद्ध लड़ने के लिए यूनिफॉर्म भी हुआ करता था। ठीक है, एक डिफरेंट यूनिफॉर्म जिसको बर्मन कहा जाता था। ठीक है, बर्मन कहा जाता था वो जो यूनिफॉर्म पहनते थे। वो अभी के टाइम जैसा आप आर्मी में, पुलिस में देखते हैं कि डिफरेंट यूनिफॉर्म पहन के युद्ध लड़ते, तो ऐसा आर्मी वाला एक ड्रेस उनके पास भी हुआ करता था जो पहन के वो लोग युद्ध लड़ते थे। और उनके पास जो वेपन्स थे उस टाइम पर किसी के पास उतने ज़्यादा हथियार नहीं हुआ करते थे, तो इसीलिए वो जहाँ भी जाते थे वो जीत जाते थे। ये था उनका जो युद्ध के बारे में उनका कैसा था, वॉर जितना भी है ये सब, मिलिट्री वगैरह। ठीक है, तो और क्या था? और ये था कि इनके आर्यंस के पास जो रथ थे उसमें इन्होंने, जो चक्का होता है उसमें जो स्पोक लगे होते हैं, स्पोक यानी कि ऐसा, ये चक्का में जो अभी देखते हैं आप ऐसे करके क्रॉस बना हुआ एक स्पोक होता है, ये भी सबसे पहले आर्यंस के टाइम में इंट्रोड्यूस आर्यंस ही किए थे। और देखिए, आर्यंस के टाइम प्रीस्ट को, मतलब जो पंडित होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, वो लोग प्रीस्ट को बहुत मानते थे। उस टाइम पे क्या होता था कि प्रीस्ट कंट्रोल करते थे वहाँ के जो भी लोग होते थे उनको, और वो लोग प्रीस्ट की बातों को बहुत ज़्यादा मानते थे। उनके टाइम में एक बहुत नामी प्रीस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था वशिष्ठ, याद रखिएगा, वशिष्ठ प्रीस्ट थे। ठीक है, उनको लोग बहुत मानते थे। और एक चीज़ यहाँ नोटिस करिएगा कि हड़प्पा में हमने क्या देखा था, हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसा था? अर्बनाइज था, फुल्ली अर्बनाइज। वहाँ के हमने ड्रेन का जो ड्रेनेज सिस्टम था, वहाँ के जो घर बनाने का तरीका था, वो सब हमने देखा था, वो शहरीकरण की तरफ था। लेकिन उसका डिक्लाइन के बाद जो अर्ली ऋग्वेदिक फेज और आर्यंस के बाद फिर से, लेकिन हमें ग्रामीण व्यवस्था जो होता है, मतलब जो रूरल ये होता है आपका व्यवस्था, वो हमें देखने को मिलेगा। मतलब शहरीकरण से कैसे ग्रामीण व्यवस्था में आते हैं वो हमें फिर से यहाँ आर्यंस के टाइम देखने को मिलेगा। यहाँ बहुत मात्रा में एग्रीकल्चर का जो है वो विकास हुआ था। ठीक है, ये लोग एग्रीकल्चर में बहुत माहिर थे। और देखिए,
आर्यंस को बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर का नॉलेज भी था। इनको ऋतुओं के बारे में पता होता था कि अभी मानसून आएगा, अभी स्प्रिंग आएगा, अभी ठंडा, विंटर, समर, इन सब चीज़ों के बारे में पता होता था। तब इसीलिए उनको पता होता था कि उनको कब क्या फसल उगाना है, कब किसकी चाष, कब किसकी जो एग्रीकल्चर करनी है, इनके बारे में उनको पता होता था। इसीलिए वो इतना अच्छा से एग्रीकल्चर उनको करना आता था। ठीक है, और देखिए क्या है, अवस्थी, नविस्ता, अवेस्ता, ये जो नेम है ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे पुराना, अवेस्ता जो है ये सबसे पुराना रिलीजियन बुक है ईरान का। और इसको याद रखना इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस बुक में जो देवताओं के नाम बताए गए हैं वो है इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण, ये सब जो देवता है इनके नाम आपको यहाँ पे मेंशन मिलेंगे। जो ऋग्वेदा में जिनको प्रेयर के लिए कहा गया है उनका मतलब ऋग्वेदा में मेंशन है इनके प्रेयर्स के लिए कि हमें अग्नि को, फिर इंद्र को, इन सबका प्रेयर्स करना चाहिए। तो ये इससे रिलेट करता है। ईरान का जो अविस्ता बुक है वो हमारे जो ऋग्वेदिक बुक है उसमें जो गॉड्स के नाम दिए गए हैं कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना होगा। उसके बाद हमें देखना होगा कि ये लोग कैसा ग्रुप थे, किस टाइप के लोग थे। लोग देवर बेसिकली आर्यंस व ट्राइबल, ठीक है, ग्रुप ऑफ ट्राइबल। तो अब इनके वापस में कन्फ्लिक्ट होते थे ट्राइबल्स के। कैसे कि एक तो हो गया ये एक दूसरे से लड़ा करते थे, और एक हो गया ये लोग प्री आर्यंस से मेनली लड़ते थे। किस लिए? उनको भगाने के लिए, उनके ऊपर अटैक करके वहाँ अपना जो रूल है वो इस्टेब्लिश करने के लिए। तो मेन प्री आर्यंस से भी लड़ते थे और वापस में भी लड़ते थे। और इनके यहाँ युद्ध लड़ा जाने का और एक रीज़न था। किसके लिए लड़ा जाता था पता है? गाय के लिए। गाय के लिए यहाँ युद्ध लड़ा जाता था क्योंकि जो जिसके पास जितना ज़्यादा गाय होगा अर्ली ऋग्वेदिक फेज में वो उतना ज़्यादा वेल्दी माना जाएगा। तो इसीलिए जो हार जाता था उससे गाय लेना, फिर कहीं युद्ध करके गाय को लेके आना, अपने पास रखना वेल्दी माना जाता था। ठीक है, तो गाय का बहुत ज़्यादा मतलब जो है मेजर रोल है ऋग्वेदिक के टाइम, बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और देखिए इस टाइम पे जो सिस्टम था वो कैसा था देखिए। और यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी होगी वो है 10 राजन वार। ठीक है, 10 राजन वार। 10 राजन वार क्या था देखिए। एक क्लैंस होते थे डिफरेंट, जैसे सबसे फेमस क्लैन था पुरु। अब क्लैन मतलब वंश, ठीक है, इसका वंश उसका वंश ऐसे करके जो वंश होते हैं तो उसको क्लैन कहा जाता है। तो सबसे फेमस वेल नोन जो क्लैन था वो था पुरु। ठीक है, और तो जो 10 राजन का युद्ध हुआ था वो हुआ था रावी, जो मैंने आपको रिवर्स बताया था, रावी नदी के किनारे ये 10 राजन का युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें 5 आर्यंस थे और 5 नॉन आर्यंस थे पार्टिसिपेट करने वाले। ठीक है, तो सबसे फेमस तो मैंने आपको बताया पुरु था। और इन सबको युद्ध में हरा देते हैं एक क्लैन जिसका नाम होता है भारत। ठीक है, भारत या भारत, इन्हीं के नाम से बाद में भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ता है। तो ये जो सबसे वेल नोन थे पुरु, उनको हरा देते हैं भारत। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि भारत और पुरु दोनों मिलके एक नया क्लैन बनाते हैं कुरु। पुरु और भारत दोनों मिलके एक नया क्लैन बनाते हैं, उसको कहा जाता है कुरु। और ये सब मिलके एक अलग जो आपका क्लैन बनाता है उसको कहा जाता है पंचला। जो बाद में ये लोग सब मिलके पंचला जो न्यू क्लैन बनता है वो रूल करता है आपका गंगा के किनारे। ठीक है, गंगा की साइड में। तो ये जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रखने वाला है यही बात है कि 10 राजन का वार या तो आ जाएगा किस नदी के किनारे हुआ था, रावी, उसमें कौन जीता था, और कुडू और ये जो भारत, ये टाइप का जो पॉइंट्स है ये थोड़ा याद रखने वाला है। इसके बाद हम लोग आर्यंस के बारे में देखेंगे कि इनके वहाँ मैंने बताया प्रीस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। तो ये लोग जो जिस गॉड पे बिलीव करते थे उसको कहा जाता था इंद्र। ठीक है, इंद्र को ये लोग सबसे ज़्यादा मानते थे। इंद्र वॉज नोन एज पुरंदर इन ऋग्वेद। ठीक है, इंद्र को पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद में। पुरंदर मतलब जो सब कुछ, उनके पास इतना पावर है कि वो सब कुछ तोड़ देते थे, मतलब ब्रोकर ऑफ फोर्ट। ठीक है, उनको ये कहा जाता था कि वो सब कुछ इतना पावर है कि वो सब कुछ तोड़ देते थे। इसी की वजह से जो आर्यंस है वो जहाँ भी जाते थे युद्ध करने वो लोग जीत के आते थे।
तो इस टाइम पे जो प्रीस्ट है ना, उनको दान में भी, उनको जो जब दान दिया जाता था तो उनको दान में गोदान किया जाता था, मतलब पता है गोदान। और जो गाय को मतलब गाय को ढूंढने का काम करते थे कि गाय कहाँ है, नहीं, उसको गवस्ती कहा जाता था। और याद रखिएगा, प्रीस्ट को दान में गोदान दिया जाता था, या फिर वुमेन स्लेव्स, वुमेन को दिया, मतलब औरतों को एज अ स्लेव्स दान में दिया जाता था उस टाइम पे। तो अभी हमने सारा देख लिया, इनका सोशल लाइफ देख लिया, मटेरियल लाइफ देख लिया, यूथ के बारे में जान लिया, यूनिफॉर्म्स कैसे हुआ करते थे, आर्मीज कैसी थी, जियोग्राफिकल एक्सटेंट, सोशल वैल्यू, सोशल लाइफ, ये सब हमने ऑलमोस्ट एवरीथिंग हमने देख लिया है। गॉड्स के बारे में, बुक्स के बारे में जो जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने डिस्कस किया है इसमें। अब बच गया है उनका जो पॉलिटिक्स था, पॉलिटिक कैसा था उनमें। देखिए, ये वीडियो मैं अभी बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो ये जो छोटा पार्ट बच गया इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब बच गया सिर्फ पॉलिटी की, वो सभा समिति वाला पार्ट, और राजा का बेटा राजा बनेगा, ये जो वाला पार्ट था, ये जो सिस्टम था ये, और थोड़ा बहुत कुछ, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। और जो मेरा पढ़ाने का जो रेफरेंस है, जो बुक्स है, जो मैं जहाँ से पढ़ाती हूँ, वो है RS शर्मा का, आपको विजिबल होगा RS शर्मा का एंशिएंट पास्ट दिख रहा है, हाँ, RS शर्मा का एंशिएंट पास्ट। ये बुक मैंने लिया था 2019 में, जब मैं कॉलेज में थी। लेकिन इस बुक में आपको हर एक चीज़ मैंने यहीं से पढ़ाया, आपको यही मैंने रीड किया है। रुकिए, या देखिए, यदि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो जो मैंने यहीं पे, ये मैं पेज नंबर बता देती हूँ, अगर आपके पास होगा तो आप ये बुक में से भी पढ़ सकते हैं। 107 और 6, उसके पहले है 91 पेज से आपको आइडेंटिटी ऑफ आर्यन कल्चर मिल जाएगा। मैप्स भी यहाँ दिए हुए हैं, तो आप क्लियरली इस बुक से समझ सकते हैं। और मैं बुक्स तो पढ़ती हूँ पहले, जहाँ जब भी कुछ पढ़ाना होता है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं लॉट्स ऑफ वीडियो जो है वो भी सर्च करती हूँ, उसके बाद इंटरनेट पे भी सर्च करती हूँ, फिर मैं ऐसे कीवर्ड्स से या फिर ऐसे याद रख के फिर मैं बताती हूँ जो मुझे समझ में आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे या फिर हेल्पफुल लगे तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझे लाइक कर सकते हैं। एंड मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।